बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये वीडियो बेसिक कंसेप्ट्स फर्स्ट चैप्टर के इसको क्लियर करने के लिए बनाई गई है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बेसिकली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक प्रोकैरियोट्स और एक यूकैरियोट्स। प्रो का मतलब होता है बिफोर एंड कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से पहले के हैं, यानी इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया और आर्किया ये दोनों मेंबर आते हैं, दो डोमेन्स आती हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे बैक्टीरिया और आर्किया के अलावा पाए जाते हैं वो सारे यूकैरियोट्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 डोमेन्स में डिवाइड किया जाता है। ये डोमेन्स कौन कौन सी हैं? तो फर्स्ट डोमेन बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट हैं। और दूसरी डोमेन आर्किया है। आर्किया वाले भी प्रोकैरियोट हैं, लेकिन इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस पाए जाते हैं जो कि एवोल्यूशन के लिहाज से डिफरेंसेस हैं और जेनेटिकली भी डिफरेंसेस हैं, जिस वजह से इनको सेपरेट करके अलग अलग डोमेन्स बना दिया गया है। थर्ड डोमेन यूकैरिया है। यूकैरिया में तमाम यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अब हम इन तीनों को अगर एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करें तो इनकी सेल मेम्ब्रेन बेसिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें सेल मेम्ब्रेन में एस्टर लिंकेज पाया जाता है और बैक्टीरिया में भी एस्टर लिंकेज पाया जाता है, जबकि आर्किया में ये दोनों से डिफरेंट है। आर्किया में ये ईथर लिंकेज पाया जाता है। कहाँ का लिंकेज है ये इनके ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जो लिंकेज है उसकी बात हो रही है। ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं वो आपस में जिस बॉन्ड से जुड़े होते हैं वो बॉन्ड आर्किया में ईथर है, जबकि यूकैरिया और बैक्टीरिया में एस्टर बॉन्ड है। आर्किया की एक और यूनिक करैक्टर इनकी मेथेनोजेनेसिस है। मेथेनोजेनेसिस का मतलब है मीथेन की सिंथेसिस। ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। मीथेन प्रोड्यूस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना। मीथेन प्रोड्यूस करने की वजह से इनको मेथेनोजेनेसिस कहते हैं। तमाम आर्किया तो मेथेनोजेनेसिस नहीं करते, लेकिन इसके कुछ मेंबर हैं जो कि मेथेनोजेनेसिस करते हैं। तो ये वो करैक्टरिस्टिक है जो कि ओनली आर्किया में पाई जाती है। अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल के लेवल पर भी आर्किया और बैक्टीरिया में डिफरेंस है। आर्किया में जो सेल वॉल है उसमें पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। इसके अलावा आर्किया में एक और टाइप जिसको हम सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन कहते हैं ये भी प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन बैक्टीरिया में ये ट्रू पेप्टाइडोग्लाइकेन पर मुश्तमिल होती है। सूडोपेप्टाइडोग्लाइकेन इसमें नहीं पाई जाती। तो ये इन दोनों की सेल वॉल में डिफरेंसेस हैं। बैक्टीरिया में प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? स्मॉल सर्कुलर डीएनए दैट कैन ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया। और दो बैक्टीरिया के दरमियान ये प्लाज्मिड्स एक दूसरे में ट्रांसफर हो सकते होते हैं। और ये होते क्या हैं? ये सर्कुलर छोटे छोटे डीएनए हैं। और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इनके ट्रांसफर होने की? ये जेनेटिक डाइवर्सिटी प्रोड्यूस करते हैं और इनकी वजह से बैक्टीरिया की अडेप्टेशन होती है मुख्तलिफ किस्म के एनवायरनमेंट में। स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिजम्स ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ बैक्टीरिया या आर्किया की बात नहीं कर रहे बल्कि तमाम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं। वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जबकि वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद नहीं बनाते और डिपेंड करते हैं ऑन अदर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉर द ऑब्टेन ऑफ फूड टू ऑब्टेन फूड आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ में तमाम प्लांट्स, एल्गी एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया ये ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि हेटेरोट्रॉफ में एनिमल्स, फंजाई,
प्रोटोजोआ एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो हैं जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते और ये फूड किसी ऑर्गेनिज्म को ब्रेक डाउन करके या मुख्तलिफ तरीकों से सिम्बायोसिस से या पैरासिटिक वे में फूड लेते हैं, तो ये हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। स्टूडेंट्स, डोमेन यूकेरिया के मेंबर्स की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी ऐसा न्यूक्लियस जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। ये सेल का न्यूक्लियस, यहाँ पर ये इसकी मेम्ब्रेन है। इनमें मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इस तरीके से क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि मोर देन 1 क्रोमोसोम्स इनके न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ये कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन रखते हैं, जैसे कि सेल्स आपस में मिलते हैं और उनकी वजह से, सेल्स के मिलने की वजह से टिश्यूज बनती हैं, टिश्यूज मिलती हैं तो ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम। तो इस तरह से इनमें कम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती हैं। डोमेन यूकेरिया को मुख्तलिफ किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है और ये किंगडम्स हैं किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। ये 4 किंगडम्स हैं जो कि डोमेन यूकेरिया में आती हैं। किंगडम फंजाई के मेंबर्स हेट्रोट्रॉफिक हैं, यानी कि अपनी फूड खुद नहीं बनाते। तो फिर ये फूड कैसे लेते हैं? ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल पाई जाती है और ये सेल वॉल काइटिन के मटेरियल की बनी होती है। सेल वॉल एक ऐसा कैरेक्टर है जो प्लांट से रिजेम्बलेंस रखता है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन सेल वॉल का मटेरियल काइटिन है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है और इस वजह से ये इनका कैरेक्टर इनको प्लांट से भी रिजेम्बलेंस देता है और एनिमल्स से भी देता है। इनकी बॉडी हाइफी पर मुश्तमिल होती है, यानी धागे धागे से होते हैं जिनको हाइफी कहते हैं। उन हाइफी से मिलकर इनकी बॉडी बनती है। तो ये फंजाई वाले हेट्रोट्रॉफिक होने के बावजूद एनिमल से इसलिए डिफरेंट हैं कि ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि एनिमल्स फूड को ईट करते हैं। फंजाई की मेजर टाइप्स जाइगोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और आस्कोमाइकोटा है और वो फंजाई जो यूनिसेलुलर है, चाहे वो जाइगोमाइकोटा ग्रुप से बिलोंग करती हो, चाहे वो बेसिडियोमाइकोटा से बिलोंग करती हो या आस्कोमाइकोटा से बिलोंग करती हो, जो यूनिसेलुलर हैं और वो नॉन हाइफल हैं, यानी कि वो धागों की तरह नहीं है बल्कि इस तरह से राउंड है। इन फंजाई को ईस्ट कहा जाता है। ये वही ईस्ट है जो कि बेकरी के आइटम्स में इस्तेमाल होती है। यूकेरिया की दूसरी किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी में यूकेरिया की एक और किंगडम प्लांटी है। किंगडम प्लांटी के मेंबर्स 2 तरह के हो सकते हैं। नॉन वेस्कुलर, जिनको हम ब्रायोफाइट्स भी कहते हैं, इनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। वेस्कुलर बंडल क्या होते हैं? जाइलम, जो कि वाटर की कंडक्शन के लिए टिश्यू है, और फ्लोएम, जो कि फूड की कंडक्शन के लिए टिश्यू है। इन दोनों टिश्यूज को वेस्कुलर टिश्यूज कहा जाता है। ये वेस्कुलर टिश्यूज नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में नहीं होती, जबकि वेस्कुलर प्लांट्स में ये जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होती हैं। वेस्कुलर प्लांट्स को फर्दर हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक सीडलेस, यानी कि वो जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, इनको फर्न्स भी कहते हैं, और दूसरे वो जो सीड प्लांट्स हैं, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं। सीड प्लांट्स को फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक एंजियोस्पर्म होते हैं। एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी फूड सीड में स्टोर करते हैं और इनका सीड इनके फ्रूट के अंदर होता है। और दूसरे जिम्नोस्पर्म हैं। जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके सीड नेकेड होते हैं, फ्रूट के अंदर नहीं होते। नेक्स्ट किंगडम एनिमेलिया है। किंगडम एनिमेलिया के मेंबर्स को बहुत सारे फाइलम्स में डिवाइड किया जाता है। ये फाइलम कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट फाइलम पोरिफेरा है, फिर फाइलम निडेरिया है, निडेरिया के बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस है, नेक्स्ट फाइलम नेमाटोडा है, फिर फाइलम मोलस्का, फाइलम एनिलिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइनली फाइलम कॉर्डेटा। इन फाइलम्स की कुछ टर्म्स हैं जो कि देखने की जरूरत है। फाइलम में ऑर्गेनिजम्स को उनकी
बॉडी प्लान के अकॉर्डिंग एसिमेट्रिकल, रेडियल सिमेट्रिकल और बाइलेटरल सिमेट्रिकल में डिवाइड किया जाता है। एसिमेट्रिकल वो हैं जिनमें बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती और उनको किसी भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। जहां से भी डिवाइड करेंगे दोनों हाफ्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे, इस वजह से हम इनको एसिमेट्रिकल कहते हैं। रेडियल सिमेट्रिकल वो हैं जिनको मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखें, इस प्लेन से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है और इस प्लेन से भी 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो ये मोर देन 1 प्लेन है, ये 2 भी हो सकते हैं, ये मोर देन 2 प्लेन्स भी हो सकते हैं। लेकिन मोर देन 1 अगर होंगे, 2 प्लेन्स हों, 3 हों, 4 हों, 1 से ज्यादा प्लेन से अगर इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता हो तो ऐसी सिमेट्री को रेडियल सिमेट्री कहते हैं। जबकि वो बॉडी प्लान जिसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन से ऑर्गेनिजम्स को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता हो, इसको हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। बाई का मतलब ही 2 है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड किया जा सकता है। इससे ज्यादा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो 2 इक्वल पार्ट्स में कब डिवाइड हो सकता है? अगर सिर्फ सिंगल लाइन इनको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। तो इस बेस पर ऑर्गेनिज्म को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एसिमेट्रिकल, जिनमें कोई बॉडी सिमेट्री नहीं है। रेडियल सिमेट्रिकल, जिनको मोर देन 1 प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। और बाइलेटरल सिमेट्रिकल, जिनको सिंगल प्लेन से 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया जा सकता है। नेक्स्ट कंसेप्ट बॉडी कैविटी का है। बॉडी कैविटी के लिहाज से ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एसिलोमेट, सिलोम का मतलब होता है कैविटी, ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, यानी कि इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती। इस वजह से इनको एसिलोमेट कहा जाता है। अगर इनमें बॉडी कैविटी नहीं होती तो क्या इनके अंदर जो स्पेस होती है वो कंप्लीटली फिल्ड होती है? तो यस, इनके अंदर वाली स्पेस में, तमाम स्पेस के अंदर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गन्स के बीच में कोई खाली स्पेस नहीं होती, बल्कि ऑर्गन्स के बीच में जो जगह होती है वो सेल्स से फिल्ड होती है। ये सेल्स जो कि इस स्पेस को फिल करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? तो ये सेल्स पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं जो कि ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेस होती है उसको फिल करते हैं। दूसरी कैटेगरी सूडोसिलोमेट्स की है। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई तो जाती है, लेकिन वो फॉल्स बॉडी कैविटी होती है। फॉल्स बॉडी कैविटी क्या होती है? ऐसी बॉडी कैविटी जो कि मेसोडर्म के अलावा किसी चीज से बने, उसे फॉल्स बॉडी कैविटी कहते हैं। मेसोडर्म क्या है? मेसोडर्म बॉडी की एक लेयर है। इस लेयर से बनने वाली सिलोम को हम ट्रू सिलोम कहते हैं। और वो सिलोम जो कि मेसोडर्म से नहीं बनती, बल्कि बॉडी की किसी और कैविटी से ड्यूरिंग डेवलपमेंट बनने वाली किसी कैविटी के खत्म ना होने की वजह से बॉडी के अंदर एक कैविटी रह जाती है, तो उस कैविटी को हम ट्रू सिलोम नहीं कहते, बल्कि उसे हम सूडोसिलोम कहते हैं। थर्ड कैटेगरी सिलोमेट्स की है। सिलोमेट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम पाई जाती है, यानी कि मेसोडर्म की बनी हुई सिलोम पाई जाती है। सिलोमेट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। सिलोमेट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, प्रोटोस्टोम्स एंड ड्यूटेरोस्टोम्स। प्रोटोस्टोम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें माउथ पहले बनता है और एनस की फॉर्मेशन बाद में होती है, जबकि ड्यूटेरोस्टोम वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें डेवलपमेंट के दौरान एनस पहले बनता है और माउथ की डेवलपमेंट बाद में होती है। स्टूडेंट्स, बॉडी को हम मुख्तलिफ पार्ट्स में जो डिवाइड करते हैं, तो वो पार्ट जिधर माउथ होता है उसको हम एंटीरियर कहते हैं। इसके जो अपोजिट पार्ट होता है, साइड होती है, उसको हम पोस्टीरियर साइड कहते हैं। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जो राउंड हों और जिनके माउथ की पोजीशन इस तरह से ना हो, उनकी एंटीरियर वो साइड होती है जो ये मूव करते हुए सबसे पहले एनवायरनमेंट में मीट करती है एनवायरनमेंट को, यानी कि मूव करते हुए जो साइड हमें सामने फ्रंट पे नजर आ रही होती है वो एंटीरियर होती है और उसके अपोजिट पोस्टीरियर होती है। इसी तरह से बॉडी के ऊपर वाली साइड डॉर्सल होती है, जबकि बॉडी की नीचे वाली साइड वेंट्रल होती है।
और बॉडी की 2 साइड्स लेटरल साइड्स होती हैं। जैसे ये इसका साइड व्यू है तो ये बॉडी की एक लेटरल साइड है, जबकि इसकी अपोजिट साइड पर दूसरी लेटरल साइड है। ऑर्गेनिजम्स में नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। नेफ्रीडिया क्या होते हैं? ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। इसकी टाइप्स होती हैं, इसमें प्रोटोनेफ्रीडिया, सिंपल नेफ्रीडिया होते हैं, जबकि मेटानेफ्रीडिया, एडवांस्ड नेफ्रीडिया होते हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग के किडनी के नेफ्रॉन से मिलते जुलते होते हैं। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नोटोकॉर्ड क्या है। नोटोकॉर्ड रॉड लाइक सेमी रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी पाई जाती है, यानी बॉडी के स्टार्ट से शुरू होती है और बॉडी के एंड तक ये पाई जाती है। ये रिजिड होती है यानी कि हार्ड होती है और ये रॉड की तरह से स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पर पाया जाता है? ये बिटवीन द डोर्सल नर्व कॉर्ड एंड गट, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम के दरमियान में पाई जाती है। ये नोटोकॉर्ड कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि लोअर कॉर्डेट्स इनमें परसिस्ट करती है थ्रू आउट देयर लाइफ, जबकि हायर कॉर्डेट्स में ये रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि हायर कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड इनके डेवलपमेंट के दौरान प्रेजेंट होती है। लेकिन जब ये डेवलप हो जाते हैं तो उस वक्त एट द एंड ऑफ डेवलपमेंट नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम से, यानी वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड की जगह ले लेती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? तो ये रीढ़ की हड्डी को कहते हैं। अब हम सब फाइलम की मेन कैरेक्टर देखते हैं। तो फाइलम पोरीफेरा, पोरी का मतलब होता है पोर एंड फेरा का मतलब बियरिंग। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं। इनकी बॉडी के ऊपर 2 तरह के पोर्स होते हैं। जो इस तरह से मैनी पोर्स होते हैं इनको हम ऑस्टिया कहते हैं, और जो ऊपर एक सिंगल पोर होता है वाटर आउटसाइड निकालने के लिए उसको हम ऑस्कुलम कहते हैं। फिर इसके बाद निडेरिया है। निडेरिया के अंदर नीडोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोसाइट की प्रेजेंस की वजह से हम इनको निडेरिया कहते हैं। ये नीडोसाइट इनके टेंटिकल्स पर प्रेजेंट होते हैं। फिर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स आते हैं। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट, इनको हम फ्लैटवर्म्स भी कहते हैं। इनकी बॉडी फ्लैट होती है यानी कि डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस्ड होती है। डॉर्सल और वेंट्रल आपने पढ़ लिया है, तो डॉर्सल से वेंट्रल की तरफ इनकी बॉडी कंप्रेस्ड होती है जिसकी वजह से ये फ्लैट हो जाती है। नेमाटोड्स, ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके एंड्स पॉइंटेड होते हैं। इस तरह से इनके एंड्स जो हैं ये पॉइंटेड होते हैं, ये राउंड नहीं होते एंड्स। अगर इस तरह हो तो ये राउंड शेप बनती है, लेकिन इनके एंड्स इस तरह से हैं यानी कि पॉइंटेड हैं, ऐसे नहीं हैं। फाइलम मुलस्का, मुलस्का वाले सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं और इनकी बॉडी में 3 डिस्टिंक्ट रीजन, हेड, मस्कुलर फुट एंड मेंटल पाई जाती है, जिसके अंदर एक कैविटी होती है जिसको मेंटल कैविटी कहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स फाइलम मुलस्का के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। इसके बाद एनिलिडा है। एनिलिडा का लफ्ज एनुलस यानी रिंग और एनुलस से ये ड्राइव्ड हुए हैं। तो इनकी बॉडी के ऊपर इस तरह से रिंग्स की तरह से पार्टीशन होती हैं। ये पार्टीशन एक्सटर्नली भी नजर आती हैं और इंटरनली भी होते हैं। इसका क्या मतलब है? ऐसी पार्टीशन जिसमें बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हर सेगमेंट के इंडिविजुअली अलग अलग से होते हैं, जैसे हर एक का एक्सक्रीटरी सिस्टम सेपरेट होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम सेगमेंटेड कहते हैं। और ऐसी जिसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सेगमेंटेशन पाई जाती है इनको मेटामेरिकली सेगमेंटेड कहते हैं। एनिलिडा के जो मेंबर्स हैं ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड हैं, यानी कि ये बाहर से भी हमें सेगमेंटेड नजर आते हैं और अंदर से भी सेगमेंटेड होते हैं। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड एंड पोडा का मतलब है पोड्स यानी कि लेग्स। तो ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर ज्वाइंटेड लेग्स पाई जाती हैं, जैसे कॉकरोच वगैरह हैं तो उनकी लेग्स को आप देखिए कि उसमें यहाँ इस तरह से ज्वाइंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ज्वाइंटेड लेग्स वाले ऑर्गेनिजम्स आर्थ्रोपोडा में आते हैं। इंसेक्ट्स भी आर्थ्रोपोड्स में ही आते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो का लफ्ज इकाइन का मतलब होता है स्पाइन्स यानी कि कांटे। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनकी बॉडी के ऊपर कांटे होते हैं। तो इकाइनोडर्मेटा इस तरीके से ये इकाइनोडर्म्स हैं और इसमें स्टारफिश वगैरह इकाइनोडर्म्स में आती हैं। कॉर्डेटा, कॉर्डेट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकॉर्ड इनकी अडल्ट में प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है,
बल्कि लाइफ की किसी भी स्टेज पर, डेवलपमेंटल स्टेज पर या अडल्ट स्टेज पर अगर नोटोकॉर्ड पाई जाती है तो हम उनको कॉर्डेट्स में रखते हैं। फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर 3 सब फाइलम में डिवाइड किया जाता है। सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, इसमें फ्री स्विमिंग लार्वा वाले ऑर्गेनिज्म आते हैं और इन लार्वा में सिर्फ, इसमें यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ फ्री स्विमिंग लार्वा में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, बाद में नोटोकॉर्ड खत्म हो जाती है। जबकि सिफेलोकॉर्डेट्स में थ्रू आउट द लाइफ नोटोकॉर्ड परसिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि अडल्ट में भी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, इनमें पूरी लाइफ में नोटोकॉर्ड रहती है। जबकि जो थर्ड ग्रुप है दैट आर वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम। सबफाइलम यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, इन दोनों में फिशेज आती हैं, जबकि वर्टिब्रेटा में बाकी के तमाम कॉर्डेट्स आते हैं। वो कॉर्डेट्स कौन कौन से हैं? ये कॉर्डेट्स एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें डुअल मोड ऑफ लाइफ पाया जाता है, जो कि लैंड पर भी अपनी लाइफ गुजारते हैं और वाटर में भी गुजारते हैं, जैसे फ्रॉग वगैरह हैं। दूसरा जो इसका ग्रुप है दैट आर रेप्टाइल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके ऊपर टफ किस्म की स्किन होती है, टफ लेदरी, जैसे कि स्नेक्स हैं और लिजर्ड्स वगैरह हैं। तो ये रेप्टाइल्स हैं। रेप्टाइल्स के बाद नेक्स्ट ग्रुप बर्ड्स का है। बर्ड्स वो मेंबर्स हैं जिनके बॉडी के ऊपर फेदर्स पाए जाते हैं और ये फ्लाई करते हैं। जो फ्लाई नहीं भी करते उनके भी विंग्स पाए जाते हैं, लेकिन वो बाद में सेकेंडरीली उन्होंने फ्लाइट को लॉस्ट कर दिया है। बर्ड्स के बाद नेक्स्ट आते हैं मैमल्स, और मैमल्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपने यंग वंस को फीड कराते हैं और इनकी बॉडी के ऊपर हेयर प्रेजेंट होते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। और ये सारी चीजें ये क्लासेस कहलाती हैं, यानी कि सब फाइलम वर्टिब्रेटा को 4 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टिलिया, और बर्ड्स वालों को हम क्लास एवीज कहते हैं। ठीक है, और थर्ड है क्लास एवीज और फोर्थ है क्लास मेमेलिया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमनियोटिक एग के बारे में है। एमनियोटिक एग क्या होते हैं? ये ऐसे एग होते हैं जिनके अंदर एमनियन मेम्ब्रेन पाई जाती है। इन ऑर्गेनिजम्स में सबसे बाहर इस तरह से एक शेल पाया जाता है। ये शेल लेदरी होता है और उसके बाद शेल से अंदर ये एक मेम्ब्रेन होती है और इस मेम्ब्रेन को कोरियन कहते हैं। ये एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के गिर्द जो मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड एमनियन। दिस कैविटी इज कॉल्ड एलेंटॉइस और बॉडी के वेस्ट एम्ब्रियो के इसमें जमा होते हैं। और ये वाली बॉडी कैविटी, ये वाली एग की कैविटी योक सैक है जहां से एम्ब्रियो फूड लेता है। तो ये वाला एग जिन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है उनको हम एमनियोटिक्स कहते हैं और इस एग को एमनियोटिक एग कहते हैं। ये एग उन ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है जिनकी डेवलपमेंट लैंड पे होती है। लैंड पे ऑर्गेनिजम्स को ड्राई होने का खदशा था, तो इस वजह से इनकी डेवलपमेंट इस कैविटी के अंदर होती है जिसको हम एमनियन कहते हैं। इस कैविटी के अंदर यहाँ पर फ्लूइड होता है और इस फ्लूइड की वजह से एम्ब्रियो ड्राई नहीं होता। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए हीट बॉडी के बाहर से लेते हैं उनको हम एक्टोथर्म्स कहते हैं। एक्टो का मतलब ही है आउटसाइड और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। तो ये आउटसाइड द बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी। इसके अपोजिट जो टर्म है दैट इज एंडोथर्म्स। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए बॉडी के अंदर से ही हीट प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम एंडोथर्म्स कहते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स ये एंडोथर्म्स हैं
बर्ड्स एंड मैमल्स एंडोथर्म्स हैं। इसके अलावा तमाम ऑर्गेनिजम्स एक्टोथर्म्स हैं। मैमल्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ग्लैंड्स होते हैं जो कि इनकी स्किन से डिवेल्प होते हैं, जैसे कि मेमरी ग्लैंड्स हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा सीबेशियस ग्लैंड्स हैं जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयली सेक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हैं जो कि स्वेट यानी कि पसीना बनाते हैं, जिसकी वजह से कूलिंग का मैकेनिज्म होता है। इसके अलावा मैमल्स में टीथ के 2 सेट्स पाए जाते हैं। एक को हम मिल्क टीथ कहते हैं, ये पहले उगते हैं और ये फिर गिर जाते हैं। इसके बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ होते हैं और ये जब गिरते हैं तो फिर दोबारा से टीथ नहीं आते। मैमल्स को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 इज एग लेइंग मैमल्स। ये वो मैमल्स हैं जो कि बेबी को बर्थ नहीं देते बल्कि ये एग ले करते हैं और उस एग में कंप्लीट डेवलपमेंट हुई होती है इनके बेबी की। ये मेंबर्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ऐसे मैमल्स दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दूसरे मार्सुपियल मैमल्स हैं। मार्सुपियल मैमल्स वो मैमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी के ऊपर एक पाउच प्रेजेंट होती है जिसमें ये अपने बेबी को छुपा लेते हैं। तो कैंगरू इसकी एग्जाम्पल है। और थर्ड आर प्लेसेंटल मैमल्स। ये वो मैमल्स हैं जिनमें बेबी की डेवलपमेंट इनसाइड द मदर बॉडी होती है और मदर और बेबी में जो एक कनेक्शन बनता है दैट इज कॉल्ड प्लेसेंटा। एग लेइंग मैमल्स को ओवीपेरस कहा जाता है। ओवी का मतलब है एग एंड ये एग ले करते हैं, इस वजह से ओवीपेरस। जबकि मार्सुपियल्स को ओवोविविपेरस कहा जाता है। जबकि मैमल्स को प्लेसेंटल मैमल्स को विविपेरस कहा जाता है। वायरसेस वो ऑर्गेनिज्म हैं जिनको हम ना तो नॉन लिविंग कह सकते हैं और ना ही हम इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि इनको लिविंग नहीं समझने देती और कुछ ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हम इनको नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। इनके कैरेक्टर्स जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले हैं वो इनके अंदर पाया जाने वाला डीएनए और प्रोटीन है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल। वो डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। तो इनमें डीएनए और आरएनए इनमें से एक पाया जाता है और साथ में प्रोटीन पाई जाती है। लेकिन इनके नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये आउटसाइड द लिविंग सेल बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे नॉन लिविंग हैं और ये एसेलुलर हैं, यानी कि इनके अंदर सेल नहीं पाया जाता, जबकि लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए सेल का होना जरूरी है। वो वायरसेस जिनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए पर मुश्तमिल हो उन्हें हम डीएनए वायरसेस और जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पर मुश्तमिल है उनको आरएनए वायरसेस कहते हैं। इसके अलावा वो वायरसेस जो कि एनिमल्स पर अटैक करते हैं उनको हम एनिमल वायरसेस कहते हैं। वो वायरसेस जो कि प्लांट सेल्स पर अटैक करते हैं उनको हम प्लांट वायरसेस कहते हैं। और वो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उनको हम बैक्टीरियोफेज कहते हैं। वायरसेस वो वाहिद चीज हैं जो कि ओनली नुकसान काज करते हैं, ये जस्ट डैमेज करते हैं, ये कोई भी बेनिफिट नहीं देते, इनसे हमें कोई बेनिफिट हासिल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान देते हैं। रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी पर भी हम वायरसेस को क्लासिफाई करते हैं। किस तरीके से हम इनको रेप्लिकेशन की बेस पर क्लासिफाई करते हैं? पहली कैटेगरी है पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस। ये वो आरएनए वायरसेस हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए पर मुश्तमिल होता है और ये आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है इनटू प्रोटीन बाय द राइबोसोम्स ऑफ होस्ट। ये जितने भी वायरसेस हैं इनके पास इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट की मशीनरी ही यूज करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं ये होस्ट के राइबोसोम्स को यूज करके अपने आरएनए के मुताबिक डायरेक्टली प्रोटीन बनवा लेते हैं होस्ट से। दूसरी कैटेगरी है नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस की। इनमें आरएनए से डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती बल्कि आरएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनता है
और इस मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनती है। तो चूंकि इनमें डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बनती, इस वजह से ही हम इनको नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस कह रहे हैं। थर्ड कैटेगरी रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की है। ये वायरसेस ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, लेकिन ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स है। इस वजह से इनको रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कहते हैं। ये आरएनए से डीएनए बनाते हैं, फिर इस डीएनए से दोबारा आरएनए बनाते हैं और उस आरएनए से प्रोटीन बनती है। तो चूंकि इनमें रिवर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, इस वजह से इनको रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस कहते हैं। इनके अंदर स्पेशल एंजाइम होते हैं जिनको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो कि ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स कर सकते हैं। वो वायरसेस जो कि होस्ट के सेल में एंटर हों और होस्ट का सेल उसके इर्द गिर्द एक एनवेलप बना दे, इनको हम एनवेलप्ड वायरसेस कहते हैं। जबकि वो वायरसेस जो कि होस्ट के सेल में एंटर हों और होस्ट का सेल उसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नाम बनाए, उनको हम नॉन एनवेलप्ड या नेकेड वायरसेस कहते हैं। नॉन एनवेलप्ड भी कहते हैं इनको और नेकेड वायरसेस भी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या चीज होती है? बायोडाइवर्सिटी को हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं। इसका मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी कहते हैं और इसका मतलब है वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। अर्थ के ऊपर वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म जो पाई जाती है किसी भी इकोसिस्टम में, या हम किसी भी एरिया में अगर वैरायटी ऑफ लाइफ चेक कर रहे हैं तो हम इसको बायोडाइवर्सिटी कहेंगे उस एरिया की। बायोडाइवर्सिटी को हम स्पीशीज लेवल पर भी देख सकते हैं, यानी कि स्पीशीज की बायोडाइवर्सिटी। जीनेटिक लेवल पर भी देख सकते हैं, यानी कि जीनेटिक में पाई जाने वाली जीन्स में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी। और इकोसिस्टम लेवल पर भी देख सकते हैं, यानी कि इकोसिस्टम्स में पाई जाने वाली बायोडाइवर्सिटी। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ जीन्स एंड टाइप्स ऑफ स्पीशीज। इसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स अपनाए जाते हैं, जिनमें से एक मेथड रैंडम सैम्पलिंग का है। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? मुख्तलिफ तरीकों से रैंडमली सैंपल लिया जाता है बगैर सिलेक्शन के एरिया के, और उन एरियाज को फिर आपस में कंपेयर करके जो रिजल्ट निकाला जाता है, दैट सैम्पलिंग इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि आपस में रिप्रोड्यूस करके, एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करें, हम उनको एक स्पीशीज कहते हैं। ये स्पीशीज का ये कंसेप्ट बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट कहलाता है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जो कि एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि व्हाट आर ड्रॉबैक्स ऑफ बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल पेरेंट से रिप्रोड्यूस करते हैं, उन पर हम ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वो एसेक्सुअल हैं और वो सेकंड पार्टनर रिक्वायर ही नहीं करते। स्पीशिएशन वो प्रोसेस है जिससे कोई नई स्पीशीज फॉर्मेशन होती है किसी जगह पर। इस प्रोसेस को स्पीशिएशन कहते हैं। इसमें ये एलोपैट्रिक स्पीशिएशन भी हो सकती है। एलोपैट्रिक स्पीशिएशन वो है जिसमें एक एरिया टू हाफ्स में डिवाइड हो जाता है और दोनों में अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट होने की वजह से, एक दूसरे से फ्री मिक्सिंग ना होने की वजह से स्पीशीज दो स्पीशीज में डिवाइड हो जाती हैं। पेरीपेट्रिक स्पीशिएशन में जो ओरिजिनल एरिया है उसका एक छोटा सा पार्ट सेपरेट हो जाता है, और ये छोटा सा पार्ट जो सेपरेट होता है इसके ऑर्गेनिजम्स अलग स्पीशीज बन जाते हैं। थर्ड कंसेप्ट जिसको पैरापेट्रिक स्पीशिएशन कहा जाता है, इसमें ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से अलग नहीं होते, ज्योग्राफिकल एरियाज अलग नहीं होते, बल्कि एनवायरमेंटल कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो सेम एरिया में होने के बावजूद एक दूसरे से डिफरेंटली इवॉल्व होके डिफरेंट पॉपुलेशंस बन जाते हैं। इस तरीके से नई पॉपुलेशंस बनती हैं एलोपैट्रिक, पेरीपेट्रिक या पैरापेट्रिक डिवीजन की वजह से। चूंकि इस प्रोसेस में नई स्पीशीज बन रही हैं, इस प्रोसेस को स्पीशिएशन कहते हैं। इसका फोर्थ कंसेप्ट सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन है,
जो कि ना तो जोग्राफिकल एरिया सेपरेट होता है ना एनवायरमेंटल कंडीशन सेपरेट होती हैं, बल्कि सेम जगह पर ही रहते हुए पोलीप्लॉइडी की वजह से, पोलीप्लॉइडी वो प्रोसेस है जिसमें मोर देन वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नेक्स्ट जनरेशन में चले जाते हैं। तो उस पोलीप्लॉइडी की वजह से इनमें नई पॉपुलेशन बन जाती है, नई स्पीशीज बन जाती है। तो ऐसे प्रोसेस को हम सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन कहते हैं। एक और कंसेप्ट ओपन और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड थ्रू आउट ब्लड वेसल्स में नहीं रहता, बल्कि ब्लड वेसल से निकलकर बॉडी की कैविटी में या बॉडी के अंदर जो स्पेस है वहां पर आ जाता है। तो ऐसे ब्लड सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जबकि वो सिस्टम जिसमें ब्लड थ्रू आउट ब्लड वेसल के अंदर ही रहता है, ब्लड वेसल से लीव करके बाहर नहीं आता, तो ऐसे सिस्टम को हम, चूंकि ब्लड वेसल में ही ब्लड रहता है, क्लोज्ड रहता है इनसाइड द ब्लड वेसल, इस वजह से हम ऐसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। मैंने तमाम बेसिक कंसेप्ट इसमें कवर करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कोई कंसेप्ट रह गए हों तो आप कमेंट में मैसेज करके मुझसे उसका पूछ सकते हैं। और सेकंड चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी तो इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी, और आपको अगर इस तरह की वीडियो और भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दी जाएगी।